हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम इसमें इसके नोट्स भी डिस्कस करने वाले हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन भी। ठीक है, सबसे पहले एनएमआर का मतलब क्या होता है। एन हमारा रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियर, एम मैग्नेटिक और आर रेजोनेंस। ठीक है, इसमें हम स्टडी किसकी करते हैं, न्यूक्लियर स्पिन की। ठीक है, अब देखो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एब्रिविएटेड एज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन बाय न्यूक्लियाई इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो मॉलिक्यूल्स में जो न्यूक्लियर प्रेजेंट रहती है उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन का, उसे ही हम बोलते हैं एनएमआर। ठीक है, ये मैंने दो डिफाइन दे दिया, आपको जो इजी लगे आप वो नोट डाउन कर सकते हो। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक बेस्ड ऑन एनएमआर ऑफ रेजोनेंस ऑफ द सैंपल बीइंग एग्जामिन्ड। ठीक है, जो सैंपल हम एग्जामिन कर रहे हैं उसकी रेजोनेंस के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, अब हम इसके प्रिंसिपल्स देखते हैं। ये टेक्निक जो है ये हमारी बेस्ड है कि मतलब कि जो न्यूक्लियर होती है मोस्ट ऑफ द एटम्स की वो स्पिन शो करती है, और जितनी भी न्यूक्लियर होती हैं वो हमारी इलेक्ट्रिकली चार्ज रहती हैं। जो हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमारी बेस्ड है एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन। रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन हमारा 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है। जो हमारे न्यूक्लियस है ऑड नंबर के साथ प्रोटॉन के या ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ, वो हमारे न्यूक्लियर एक्टिव होंगे, मतलब एनएमआर एक्टिव होंगे। देखो हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिर्फ उन्हीं न्यूक्लियर को एग्जामिन कर सकते हैं जो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर हो। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी एक्टिव है कौन सी इनएक्टिव है। अगर देखो हमारा एटॉमिक नंबर और मास नंबर इवन है एटम का, तो वो हमारे 0 मतलब इनएक्टिव होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारा एटॉमिक नंबर मास नंबर ओड है तो वो हमारी एनएमआर एक्टिव होंगी। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक में हो सकता है एटॉमिक नंबर तो इवन हो लेकिन मास नंबर ओड हो, तब भी वो हमारा एनएमआर एक्टिव होगा। और इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, एटॉमिक नंबर हमारा ओड हो और मास नंबर इवन हो, तो भी वो हमारा एनएमआर एक्टिव होगा। यानी या तो दोनों ओड हो तो भी एनएमआर एक्टिव है, या इनमें से एक ओड हो तो भी ये एनएमआर एक्टिव बोले जाएंगे। एनएमआर इनएक्टिव के हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जैसे ऑक्सीजन 860, तो दोनों नंबर हमारे यहाँ इवन है। इवन हम उन्हें बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 8 और 16 यानी इवन है, तो ये हमारा एनएमआर इनएक्टिव है। कार्बन के केस में देखते हैं 6, 12, ये हमारा इनएक्टिव है। ठीक है, इवन है इसके पास भी। लेकिन अगर हम एक्टिव की बात करें, एक्टिव के हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे C6, 13। ठीक है, इसमें ये क्या है हमारा ऑड नंबर, तो ये हमारा एनएमआर एक्टिव है। और हम पॉसिबल अलाउड स्टेट किससे निकालते हैं, 2I+1। ठीक है, अभी हम इसको भी देखते हैं। इन द केस ऑफ प्रोटॉन देखो H, ठीक है, इसकी जो I की वैल्यू होती है वो हाफ होती है। ये हमारी मतलब कि डिटरमाइंड है, ये हमें कैलकुलेट नहीं करनी होती है। तो हम इसकी अगर पॉसिबल स्टेट्स देखें तो हमारा फॉर्मूला है 2I+1, तो 2 × I की वैल्यू पुट कर देंगे +1, इट विल गिव 2। यानी इसमें कितनी अलाउड स्टेट है, 2। ठीक है, 2 पॉसिबल अलाउड स्टेट हैं स्पिन की। ठीक है, मैं कुछ न्यूक्लियर के साथ उनकी आई की वैल्यू भी लिख देती हूँ कितनी पॉसिबल स्टेट होंगी। ठीक है, स्पिन स्टेट 17, F9, 19, P, 15, 31, क्लोरीन का 17, 35। ठीक है, इनकी आई की वैल्यू लिख देती हूँ। इसकी हाफ होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 0, 1, 0। 0 किसी आई क्योंकि देखो ये दोनों इवन है। ठीक है, इसकी 0, 5/2, 1/2, 1/2, 3/2।
और इनकी स्पिन स्टेट मतलब पॉसिबल अलाउड कितनी होंगी 2 3 0 है तो 0 3 0 6 2 2 4, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। अगर देखो कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो जितनी भी हमारी न्यूक्लियाई की स्पिन स्टेट है वो सेम एनर्जी की रहने वाली है। देखो जैसे कि ये हमने एक न्यूक्लियाई बना लिया, एक हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन में, एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। तो एंटी क्लॉक को हम -½ का साइन देते हैं और क्लॉकवाइज को +½ का, ठीक है। तो ये हमारी क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पर नो एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, कोई भी यानी हमने फील्ड अप्लाइड नहीं किया हुआ है, तो इन दोनों की जो एनर्जी होगी वो सेम होने वाली है। ये हमने प्रोटॉन के केस में देखा, ठीक है। अभी हमने देखा मतलब अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो यानी वो बहुत सेम एनर्जी की होंगी, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड कर दें तो क्या होगा, ये हमारी एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, हमने यहाँ एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड कर दिया, ठीक है। इसे एक्सटर्नल फील्ड को हम B0 से डिनोट करते हैं। अब देखो जो हमारा +½ है वो अलाइन डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और इसकी क्या होगी लोअर एनर्जी स्टेट, और जो हमारा -½ है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इसकी हमारी होगी हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। ये जो मोमेंट मैंने शो करा है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब देखो मैंने बता दिया NMR एक्टिव कौन से होने वाला है और इनएक्टिव कौन से होने वाले हैं। जो हमारी न्यूक्लियर रहती है एटम की, उसके पास हमने देखा स्पिन होती है, इलेक्ट्रिकल चार्ज होती है, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। जब हम उन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं मतलब कि न्यूक्लियाई को, तो जो हमारी न्यूक्लियाई है एटम की या तो वो अलाइन कर लेगी अपने आप को जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, या उसे अपोज करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। जो हमारा प्रेजेंस है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है वो हमारी ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट के बीच में होती है। ये हमारी कब टेक प्लेस होती है, जब हमारी वेवलेंथ जो होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ मैच हो जाती है, और जब हमारे इलेक्ट्रॉन जो है रिटर्न करते हैं एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, यानी जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे, ठीक है, तो वो एनर्जी एमिट करेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी एमिट करेंगे। तो जो हमारी इट एमिट्स द रेडियो वेव ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी, यानी जितनी फ्रिक्वेंसी उन्होंने ली थी ना सेम फ्रिक्वेंसी की एमिट करेंगे वेवलेंथ, और उसी एमिटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से हमें NMR स्पेक्ट्रम मिलता है। ये जो हमारी एमिटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम B0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा गामा उसे हम मैग्नेटो गायरिक रेशियो ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक्स, ठीक है, मैग्नेट्स की न्यूक्लियर स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एसेंशियल है, और ये डिफर होता है ईच न्यूक्लियस के लिए। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हमारी 2 स्पिन स्टेट होती है, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हमारी 2 स्टेट होती हैं स्पिन, जिन्हें हम बोलते हैं -½ +½ ठीक है। ये हमारी स्पिन स्टेट्स हैं। B0 से हमने क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की शो करी है, मतलब जैसे जैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा जो हमारी एनर्जी है स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं K B0 के हमारा कांस्टेंट हो गया = H μ, ठीक है। यानी जैसे जैसे हमारे
मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वैसे ही वैसे इन दोनों के बीच का हमारा डिफरेंस बढ़ेगा। तो हम इस एनर्जी डिफरेंस को कैसे दे सकते हैं? दी डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? डेल ई इक्वल्स टू एच गामा बी नोट अपॉन 2 पाई। ठीक है।